गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट देखिए मैग्नेटिज्म एंड मैटर में आज हम सबसे पहले एनसीईआरटी एग्जाम्पल करेंगे और आज जो एग्जाम्पल है एनसीईआरटी वो है एग्जाम्पल 5.1। अब इस एनसीईआरटी एग्जाम्पल 5.1 में हमें क्या निकालना है वो आप देखिए। कहता है इन फिगर 5.4b द मैग्नेटिक नीडल हैज़ मैग्नेटिक मोमेंट। ये उसी टॉपिक पे बेस्ड है जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था, डिटर्मिनेशन ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड बाय यूजिंग ए कंपास नीडल। कंपास नीडल की मदद से हमने मैग्नेटिक फील्ड को डिटर्मिनेट किया था, वही टॉपिक हम यहाँ यूज करेंगे और वहाँ से जो फॉर्मूला हमारे पास निकल के आया था उसी फॉर्मूले को हम यूज करके यहाँ पे इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। फॉर्मूला था हमारे पास, पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। B इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वेयर I अपॉन M T स्क्वेयर। ये फॉर्मूला हमने लास्ट लेक्चर में जब टॉपिक किया था वहाँ से निकाल लिया था। I is the moment of inertia, M is magnetic dipole moment, T is the time of oscillation of compass needle। तो इसमें एग्जाम्पल में हमारे पास दे रखा है मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू है 6.7 इंटू 10⁻⁻² एम्पियर मीटर स्क्वेयर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया है 7.5 इंटू 10⁻⁻6 किलोग्राम मीटर स्क्वेयर। इट परफॉर्म्स 10 कंप्लीट ऑसिलेशन इन 6.70। 10 ऑसिलेशन कर रहा है 6.70 सेकंड में। एक ऑसिलेशन का टाइम पीरियड होगा 6.70 अपॉन 10, इसको हमने t का नाम दिया और जब हम इसे सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू हमारे पास आएगी 0.67 सेकंड। कहता है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी वो हमें निकालनी है। ये फॉर्मूला हम यहाँ यूज करेंगे। देखिए फॉर्मूले में हमें 4 पाई स्क्वायर तो पता ही है, इसको आप 22/7 इसका स्क्वायर कर लीजिए, इनटू I इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसकी वैल्यू 7.5 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन MT स्क्वायर। M इज द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एंड इट्स वैल्यू इज 6.7 इंटू 10⁻⁻2 इंटू T is the time period and its value is 0.67 और इसका होल स्क्वायर। जब आप इस पूरी वैल्यू को सोल्व करेंगे तो आंसर जो निकल के आएगा वो आएगा 0.01 टेस्ला। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी और ये था एनसीईआरटी एग्जाम्पल 5.1। अब है एनसीईआरटी एग्जाम्पल 5.2। कहता है शॉर्ट बार मैग्नेट प्लेस्ड विद इट्स एक्सिस एट 30 डिग्री विद एन एक्सटर्नल फील्ड ऑफ 800 गॉस एक्सपीरियंस ए टॉर्क ऑफ 0.016 नैनोमीटर। सॉरी नैनो नहीं, न्यूटन मीटर, ये आप ध्यान रखेंगे। सो यहाँ पे हमारे पास जो एंगल दे रखा है वो एंगल है 30 डिग्री। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है 800 गॉस। जब इसे आप टेस्ला में बदलेंगे तो ये बनेगा 10⁻⁻4 टेस्ला। और टॉर्क की वैल्यू दे रखी है इसने 0.016 न्यूटन मीटर। पूछता है व्हाट इज, और ये एंगल थीटा
थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। फर्स्ट इसमें पूछता है दैट व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ मैग्नेट। हमें इस मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की वैल्यू ही बतानी है। अब आपको ये फॉर्मूला पता है, टॉर्क इक्वल्स टू एम बी साइन थीटा। यहां से आप m की वैल्यू निकालोगे तो बनेगा टॉर्क अपॉन बी साइन थीटा। टॉर्क है हमारे पास 0.016 अपॉन मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है 800 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू साइन थीटा। थीटा इज 30 डिग्री, साइन 30 1/2। जब आप इसे सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा, और आंसर आएगा आपका 0.40 एम्पियर मीटर स्क्वायर। इतना मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आएगा। उसके बाद आता है बी पार्ट। बी पार्ट में कहता है व्हाट इज द वर्क डन इन मूविंग इट फ्रॉम इट्स मोस्ट स्टेबल टू मोस्ट अनस्टेबल पोजीशन। भाई एक बार मैग्नेट को जिसका इतना मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है उसको आपने मैग्नेटिक फील्ड में रखा। मैग्नेटिक फील्ड उस डाइपोल मोमेंट के ऊपर टॉर्क लगाएगा। अब यहाँ दो कंडीशन आती हैं कि जब डाइपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की सेम डायरेक्शन हो, दोनों में एंगल 0 डिग्री हो, तो हम वहाँ कहते हैं कि वहाँ कोई टॉर्क नहीं लगेगा और वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम तब होता है जब फोर्स भी 0, टॉर्क 0। तो यहाँ टॉर्क 0 है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, फोर्स भी 0 होगा। तो जब थीटा 0 डिग्री तो वो तो बनता है हमारे पास स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम। और जब थीटा 180 डिग्री तो टॉर्क यहां भी 0 ही लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। टॉर्क 0 तो इक्विलिब्रियम तो वहां भी है, लेकिन ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। तो इसमें आपको स्टेबल और अनस्टेबल पता चल गया है। आपको मूव कराना है फ्रॉम इट्स मोस्ट स्टेबल टू मोस्ट अनस्टेबल। मतलब फाइनल ये है, इनिशियल ये है। तो आपको कितना वर्क करना पड़ेगा? वर्क होता है पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल। लेकिन फाइनल और इनिशियल पुट करने से पहले आपको यह भी पता होना चाहिए कि पोटेंशियल एनर्जी होती है -mb साइन थीटा। m इज द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और उसकी वैल्यू आप निकाल चुके हैं। mb साइन थीटा नहीं, सॉरी, mb कोस थीटा। ये बनेगा u फाइनल -mb कोस थीटा फाइनल माइनस, और एक माइनस ये प्लस mb कोस थीटा इनिशियल। बस फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए तो आप काफ़ी हद तक प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। -mb, थीटा फाइनल है 180 डिग्री, ये थीटा फाइनल, ये थीटा इनिशियल। सो कोस 180 -1 प्लस mb और कोस 0, क्योंकि इनिशियल 0 डिग्री तो वो बनेगा +1 माइनस माइनस प्लस 2mb। अब m आपको पता है 0.40 इंटू b आपको पता है और इसकी वैल्यू है 800। ध्यान रखना गोज में नहीं रखना है। गोज में इसलिए नहीं रखना क्योंकि ये CGS यूनिट है। आपका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एम्पियर मीटर स्क्वायर, ये SI यूनिट है, तो ये भी आपका SI यूनिट में ही होना चाहिए। जब आप इसे सोल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा।
सो बी थे, ये था हमारा। सी की बात कर लें। सी में कहता है द बार मैग्नेट इज रिप्लेस्ड बाई ए सोलेनोइड ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया इज दिस। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया वैल्यू है 2 × 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वेयर। नंबर ऑफ टर्न्स 1000, but of same magnetic moment determine the current flowing through the solenoid। सोलेनोइड में से जब करंट फ्लो होगा तो उस करंट के कारण मैग्नेटिक मोमेंट आएगा। उस मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू यही है जो यहाँ आपने ले रखी है, लेकिन ये कितने करंट के कारण आया वो करंट आपको नहीं पता है, वो करंट निकालना है। सिंपल सा फॉर्मूला लगेगा, M = NIA, नंबर ऑफ टर्न्स करंट एरिया। नंबर ऑफ टर्न्स है 1000। चलो पहले इसकी ही वैल्यू पुट करते चलें। इसकी वैल्यू है 0.40, N की वैल्यू है 1000 इंटू I निकालना है। A की वैल्यू है आपके पास 2 × 10⁻⁻⁴। जब I की वैल्यू आप यहाँ से सोल्व करेंगे तो फिर से मैं आंसर लिख देता हूँ डायरेक्ट, और वो बनेगा 2 एम्पियर। ये आपके पास था NCERT एग्जाम्पल 5.2। एग्जाम्पल 5.3 आप देखिए, और काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये। एग्जाम्पल 5.3 फर्स्ट इसमें पार्ट कहता है व्हाट हैपन्स इफ ए बार मैग्नेट इज कट इनटू 2 पीसेस। लेकिन कट करने के 2 तरीके इसने बताए हैं। एक बार मैग्नेट है आपके पास, इसे हमें कट करना है। कट करना है तो 2 तरीकों में कट करेंगे। पहला कहता है व्हेन ट्रांसवर्स टू इट्स लेंथ। ट्रांसवर्स टू इट्स लेंथ। ट्रांसवर्स टू इट्स लेंथ इट मीन्स वी हैव टू कट दिस मैग्नेटिक और बार मैग्नेट परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। हमें 2 इक्वल पार्ट्स में इसको कट करना है। ये इक्वल पार्ट्स होंगे, तो 2 इक्वल पार्ट्स में जब हम इसे कट करेंगे तो इस बार मैग्नेट पे क्या इफेक्ट होगा। पहले हमने इसको परपेंडिकुलर कट किया, लेंथ थी ऐसे और कट किया है ऐसे, तो परपेंडिकुलर कट किया। इसे हम नाम देंगे ट्रांसवर्स टू इट्स लेंथ। तो इस कंडीशन में हमारे पास 2 मैग्नेट्स बनेंगे, 2 बार मैग्नेट्स बनेंगे। एक बार मैग्नेट अगर ये नॉर्थ तो ये साउथ। सिमिलरली इस तरफ भी एक मैग्नेट हमें और मिलेगा, ये एक मैग्नेट और ये एक मैग्नेट। अब यहाँ से इस पूरे बार मैग्नेट को कट करने से क्या चेंज आया हमारे पास। जब इतना था तो लेंथ थी इतनी, मान लो 2L। जब हाफ हो गया है, इतना बना, तो इसकी तो लेंथ L ही आएगी। तो इसमें चेंज ये आया कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ। जब पूरा था तो इतना था, इस आधे का कितना मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आएगा, पूरे वाले से आधा बनेगा। मतलब M1 = M/2, क्योंकि लेंथ हमने हाफ कर दी है, लेंथ आधी कर दी तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की वैल्यू भी हाफ होगी। लेकिन जो पोल स्ट्रेंथ थी M, यहाँ भी M ही थी, इसमें भी M ही रहेगी, बस ये लेंथ आधी हो गई तो ये भी आधा हो गया। जब हम इसे ट्रांसवर्स टू इट्स लेंथ कट करेंगे तब। लेकिन अगर अलोंग इट्स लेंथ कर दें तो अलोंग इट्स लेंथ मतलब ये एक बार मैग्नेट और हमने इसको ऐसे कट कर दिया।
तो इस कंडीशन में लेंथ हमारे पास 2L थी, 2L ही रहेगी, लेकिन जो पोल स्ट्रेंथ M थी अब वो M बन गई है हाफ ऑफ M। तो यहां पे हमने लेंथ को आधा किया था तो डाइपोल मोमेंट आधा बना, यहां हमने पोल स्ट्रेंथ आधी कर दी, लेंथ सेम रखी, तो भी इसके हाफ होने से मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हाफ ही होगा। तो यहां भी आप ध्यान रखेंगे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज हाफ ऑफ इनिशियल। लेकिन यहां पोल स्ट्रेंथ M थी, M ही रही, यहां पोल स्ट्रेंथ हाफ हो गई है, ये ध्यान रखेंगे। लेंथ सेम रही, पोल स्ट्रेंथ हाफ, यहां पोल स्ट्रेंथ सेम रही, लेंथ हाफ हो गई, और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट दोनों ही केसेस में हाफ होंगे। उसके बाद कहता है बी में ए मैग्नेटाइज नीडल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस ए टॉर्क बट नो नेट फोर्स। भाई एक मैग्नेटाइज नीडल है, मैग्नेटाइज नीडल मतलब उसका भी अपना एक नॉर्थ और साउथ पोल है, मतलब इसका भी अपना एक डाइपोल मोमेंट है। जब आप इस मैग्नेटाइज नीडल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो आपको पता है जब भी एक डाइपोल, चाहे इलेक्ट्रिक डाइपोल हो चाहे मैग्नेटिक डाइपोल हो, उसे यूनिफॉर्म फील्ड में रखें तो उस पे नेट फोर्स जीरो लगता है, टॉर्क नॉन जीरो। तो यहाँ भी कंडीशन यही रहेगी, नेट फोर्स तो रहेगा इस पे जीरो लेकिन टॉर्क रहेगा नॉन जीरो, ऐसी कंडीशन है। उसके बाद एन आयरन नेल नियर ए बार मैग्नेट एक्सपीरियंसेस ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन एडिशन टू ए टॉर्क Y। ये नेट फोर्स जीरो तब था जब इसका डाइपोल मोमेंट है साउथ और नॉर्थ। अगर इसका ये डाइपोल मोमेंट नहीं होता तो इस पे नेट फोर्स जीरो नहीं बनता। नेट फोर्स जीरो तभी हो सकता है जब इसका डाइपोल मोमेंट है। जो आयरन नेल की बात कर रहा है उसका तो कोई डाइपोल मोमेंट नहीं है, वो तो सिंपली जैसे हमने कोई लोहे की चीज़ रखी तो मैग्नेट उसको सिर्फ अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट कर रहा है मतलब फोर्स लगा रहा है, टॉर्क नहीं लगा रहा है। तो वहाँ इनिशियली उस पर केवल फोर्स लगेगा, लेकिन जैसे ही आयरन नेल को हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो वो मैग्नेटिक फील्ड उसको भी मैग्नेटाइज कर देगा, मतलब उस पर मैग्नेटिक इफेक्ट आना शुरू होगा। तो धीरे धीरे वो भी एक मैग्नेट की तरह काम करना शुरू करेगी। फिर इसके भी नॉर्थ और साउथ पोल होंगे, और ये अगर नॉर्थ और साउथ पोल शो करेगी तो ये भी मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म था, इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो जैसे ही ये मैग्नेटाइज्ड हो जाएगी उस कंडीशन पे इस पे फोर्स तो जीरो बन जाएगा और टॉर्क इस पे भी नॉन जीरो रहेगा। लेकिन जब तक ये केवल एक आयरन नेल है, इसमें मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट नहीं है, तो केवल अट्रैक्ट करेगा मैग्नेट, जैसे एक सिंपली एक लोहे की चीज़ को करता है वैसे। तो फोर्स इनिशियली नॉन जीरो रहेगा। नेक्स्ट है सी, कहता है मस्ट एवरी मैग्नेटिक कन्फिग्रेशन हैव ए नॉर्थ पोल एंड ए साउथ पोल। ऐसा जरूरी नहीं है, पोल केवल तभी हो सकते हैं जब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हो, केवल तब होंगे जब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हो। लेकिन अब आप देखिए, जो एक इनफाइनाइट स्टेट कंडक्टर था या एक टोरॉइड था, इस केस में हमारे पास नेट मैग्नेटिक मोमेंट ज़ीरो होता है, तो वहाँ पे हमें कोई पोल नहीं मिलेंगे। और इसने ये पूछा भी है दैट व्हाट अबाउट द फील्ड ड्यू टू ए टोरॉइड। मैंने कहा कि पोल तब मिलेंगे जब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, पहले तो इसने ये पूछा था, तो हमने बताया कि कब मिलेंगे, जब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है ना। व्हाट अबाउट फील्ड ड्यू टू ए टोरॉइड, टोरॉइड के केस में कोई पोल नहीं है क्योंकि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ज़ीरो है। सो ये इसका आंसर है थर्ड का। डी में पूछता है टू आइडेंटिकल लुकिंग आयरन बार्स A and B are given, one of which is definitely known to be magnetized.
हाउ वुड वन असर्टेन वेदर और नॉट बोथ आर मैग्नेटाइज्ड? पहले तो हमें ये चेक करना है कि दोनों मैग्नेटाइज है या नहीं, दोनों है या नहीं। दो बार मैग्नेट ये मान लो, इसका नाम ए दे दो, इसका नाम बी दे दो। दोनों में पहले तो ये पता करिए कि ये दोनों मैग्नेटाइज हैं कि नहीं। तो अगर ये दोनों हमेशा, पहले आप इन पोल को नज़दीक रखोगे, मान लो अट्रैक्शन आया, फिर आपने पोल को पलट के देखा, सब तरह से आपने देख लिया केवल अट्रैक्शन है, तो केवल अट्रैक्शन है, तो इन दोनों में से केवल एक ही मैग्नेटाइज है, ओनली वन इज मैग्नेटाइज्ड। ये कंडीशन आप ध्यान रखेंगे। लेकिन अगर रिपल्सन भी है तो फिर दोनों मैग्नेटाइज्ड होंगे। इस तरह से हम इसको पता कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने कहा कि केवल एक ही मैग्नेटाइज्ड है, तो इन दोनों में से कौन सा मैग्नेटाइज्ड है ये हमें देखना पड़ेगा। तो मान लो हम B के पास इस A बार मैग्नेट को लेके आए, और अगर जब हमने इस B बार मैग्नेट के मिडल में हमने A को रखा, और जब A को हमने रखा और A के ऊपर अगर कोई भी मैग्नेटिक फोर्स नहीं लग रहा है, तो आप ये कहेंगे कि उस कंडीशन में B मैग्नेटाइज्ड है, लेकिन A मैग्नेटाइज्ड नहीं है। जब हमने इसके मिडल में रखा A को और A पे कोई फोर्स नहीं है, तो B इज मैग्नेटाइज्ड, A इज नॉट। इस तरह से आप इसको बता पाएंगे। और अगर आपने A को मिडल में रखा, कुछ फोर्स लगा, आपने फिर A को B के नज़दीक लेके आए, और आप देखते हैं B के एंड्स के नज़दीक लेके आए, और आप देखते हैं कि यहाँ भी फोर्स लग रहा है, लेकिन एंड्स पे फोर्स ज़्यादा है, मिडल में फोर्स कम है A के ऊपर, तो फिर आप कहेंगे A इज़ मैग्नेटाइज्ड। फिर आप कहेंगे A इज़ मैग्नेटाइज्ड। ये था इसका क्वेश्चन नंबर, या इसका जो एग्जाम्पल 5.3 का ये लास्ट पार्ट है। उसके बाद आगे हम चलेंगे, और अब यहाँ से हमारा ये टॉपिक शुरू होता है जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनालॉग। द इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब यहाँ हमने जो भी चीज़ें इलेक्ट्रोस्टैटिक और इस मैग्नेटोस्टैटिक में पढ़ी हैं, इनमें एक रिलेशन निकालनी है। आपको पता है कि वहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक में, मैं इस तरफ इलेक्ट्रोस्टैटिक लिख देता हूँ और इस तरफ मैग्नेटोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा, मैग्नेटोस्टैटिक्स में आपने मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने ये कांस्टेंट पढ़ा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। मैग्नेटोस्टैटिक्स में आपने ये कांस्टेंट पढ़ा μ0/4 पाई। ये आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटोस्टैटिक्स में पढ़े। उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपने इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ा, और उस इलेक्ट्रिक डाइपोल के मोमेंट को हमने डिनोट कराया P से। मैग्नेटोस्टैटिक्स में आपने मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पढ़ा, और उसको हमने डिनोट कराया कैपिटल M से। उसके बाद हमने उस इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला और इक्वेटोरियल पे। एक्सियल पे इलेक्ट्रिक फील्ड था, एक्सियल पे इलेक्ट्रिक फील्ड था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³। इक्वेटोरियल पे मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड था, इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड था डाइपोल के कारण 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
डाइपोल मोमेंट P अपॉन R क्यूब। सिमिलरली मैग्नेटिक डाइपोल के एक्सियल पॉइंट पे और इक्विटोरियल पे पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड रखें तो वो बनेगा बी एक्सियल इक्वल्स टू, यहाँ 1/4πε0, वहाँ μ0/4π इनटू यहाँ ट्वाइस तो यहाँ भी ट्वाइस, यहाँ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, यहाँ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और डिस्टेंस r क्यूब। इक्विटोरियल पे 1/4πε0, वहाँ बनेगा μ0/4π और यहाँ P है, यहाँ m और r क्यूब। ये आपने पढ़ा। उसके अलावा आपने इस डाइपोल मोमेंट पे चाहे इलेक्ट्रिक हो चाहे मैग्नेटिक हो, अगर यूनिफॉर्म फील्ड में रखें तो टॉर्क लगेगा। कितना टॉर्क लगेगा वो हम देखते हैं। टॉर्क लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक में PE साइन थीटा, मैग्नेटोस्टैटिक्स में लगा MB साइन थीटा। सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी -PE कोस थीटा और मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल, ये हम कहेंगे तो सही रहेगा -MB कोस थीटा, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी तो होती है लेकिन मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के कारण हम कोई भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का जो फोर्स है वो नॉन कंजर्वेटिव है और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए हम कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं लिखते हैं। ये तो डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी है, मैग्नेटिक फील्ड की नहीं है, ये ध्यान रखेंगे। सो ये हमने रिलेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटोस्टैटिक्स में लिखी हैं, इन्हें आप ध्यान रखेंगे, ये हम पढ़ के भी आए हैं। सो यहाँ से आपको और थोड़ा समझ में आया होगा। उसके बाद NCERT एग्जाम्पल 5.4, NCERT एग्जाम्पल 5.4, What is the magnitude of equatorial and axial field due to bar magnet of length 5 सेंटीमीटर। देखिए लेंथ है इसकी 5 सेंटीमीटर, बार मैग्नेट की लेंथ को 2L से लिखते हैं जिसकी वैल्यू है 5 सेंटीमीटर। और what is the magnitude of equatorial and axial field due to a bar magnet of length 5 सेंटीमीटर at a distance 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स मिड पॉइंट। 50 सेंटीमीटर है इस बार मैग्नेट के मिड पॉइंट से, चाहे वो एक्सियल पॉइंट हो चाहे वो इक्विटोरियल पॉइंट हो। मैग्नेटिक मोमेंट है बार मैग्नेट का 0.40 एम्पियर मीटर स्क्वायर, मतलब यही वाला बार मैग्नेट है। सो हमें एक तो इक्विटोरियल पे निकालना है, एक एक्सियल पे निकालना है। एक्सियल पे मैग्नेटिक फील्ड था μ0/4π ट्वाइस ऑफ m अपॉन r क्यूब। r इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम मिड ऑफ बार मैग्नेट। जो बार मैग्नेट का मिडल पॉइंट था उससे डिस्टेंस बोलते हैं r, और वो है 50 सेंटीमीटर। बस वैल्यू पुट कर दो। μ0 की वैल्यू 4π इंटू 10⁻⁷ इंटू 2 इंटू 0.40 अपॉन 4π r क्यूब।
ये सेंटीमीटर में मीटर में बदलोगे तो 10⁻⁻² मीटर, इसका क्यूब कर दो। सो आंसर जो हमारे पास आएगा वो बनेगा एक्सियल पे 6.4 × 10⁻⁻7 टेस्ला। इक्विटोरियल पे निकालने के लिए बस इस फॉर्मूले में पुट कर दो। इक्विटोरियल था μ0/4π m/r³। सो यहाँ से 4π × 10⁻⁻7/4π × m की वैल्यू 0.40 r की वैल्यू 50 × 10⁻⁻² और इसकी पावर है 3। इसे सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 3.2 × 10⁻⁻7 टेस्ला। ये मैग्नेटिक फील्ड एक्सियल और इक्विटोरियल पॉइंट पे हमारे पास होगा। इसके बाद हमारा टॉपिक आता है और इस टॉपिक को हम करेंगे पहले इसका नाम है मैग्नेटिज्म एंड गोज लॉ। मैग्नेटिज्म एंड गोज लॉ मतलब जो गोज लॉ आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में लिखा था, अब वही गोज लॉ को हम मैग्नेटोस्टैटिक्स के लिए लिखना चाहते हैं और देखते हैं कि क्या आएगा। मैं पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए आपको गोज लॉ की वैल्यू बता दूं। इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स गोज लॉ था हमारे पास क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू Q इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द गोज लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसके अकॉर्डिंग, और इसको हम नाम देते थे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग द गिवन एरिया। जो परपेंडिकुलर एरिया है उसमें से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं उसको हम नाम देंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और यहाँ से हमें फ्लक्स भी मिलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल सकते हैं। ये गोज लॉ था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। लेकिन इन मैग्नेटोस्टैटिक्स मतलब यहाँ हम एक स्टेडी मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड वेरी नहीं करता है। तो इस केस में जो गोज लॉ लिखा जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स इक्वल्स टू क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इक्वल्स टू, यहाँ था Q इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बट हेयर विल बी 0. This is the interesting about Gauss law in magnetostatics. According to this electric flux through closed surface is this Q enclosed upon epsilon naught. But in magnetostatics, according to this magnetic flux through any closed surface is 0। कहता है कि किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर से मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू 0 रहेगी। क्यों 0 रहेगी मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू, अब हम ये देखते हैं।
आपने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखी हैं, कुछ इस तरह से होती हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल अगर मैं बनाऊं तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए ये प्लस है या ये माइनस मान लो, ये प्लस मान लो। सो इस प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएंगी और माइनस में एंटर करेंगी। ऐसी कंडीशन है कुछ, और इस माइनस में ये एंटर होती हैं। ये आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर रखी हैं। अब मैं दो रीजन मानता हूं यहां पे। इस रीजन में अगर हम देखें सो इस रीजन में जब मैं एक सरफेस मान लूं तो इस क्लोज सरफेस में आप देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो केवल बाहर की तरफ निकल रही हैं, अंदर कुछ भी नहीं आ रहा है। यहाँ से भी ये बाहर आ रही हैं और यहाँ से भी ये बाहर आ रही हैं। मतलब जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो बाहर आ रही हैं, और बाहर के लिए हम पॉजिटिव मान लें, अंदर के लिए हम नेगेटिव। बाहर के लिए पॉजिटिव, अंदर के लिए नेगेटिव। तो यहाँ केवल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रही हैं। तो यहाँ पे इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो कि इस दिए गए एरिया को क्रॉस कर रही हैं, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलेगा, और इसकी वैल्यू डिपेंड करेगी कितना चार्ज इनक्लोज्ड है, पॉजिटिव चार्ज इनक्लोज्ड है। अगर मैं यहीं पे एक सरफेस मान लूँ कुछ इस तरह से, ये फर्स्ट सरफेस थी, ये सेकंड सरफेस थी। इस सेकंड सरफेस में आप देखिए जितनी एंटर कर रही हैं उतना ही एग्जिट भी कर रही है। यहाँ सिर्फ एग्जिट करती हैं, एंटर नहीं कर रही थी, लेकिन यहाँ एंटर भी कर रही हैं, एग्जिट भी कर रही है, और जितनी एंटर कर रही है उतनी ही एग्जिट कर रही है। तो यहाँ पे फ्लक्स एग्जिट के लिए पॉजिटिव तो एंटर के लिए नेगेटिव, और जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव। तो इस सरफेस पे नेट फ्लक्स बनेगा जीरो। इस क्लोज सरफेस के लिए नेट फ्लक्स बनेगा जीरो। लेकिन और दूसरा तरीका भी आप इसका देख सकते हैं। आप मुझे बताइए, क्या इस क्लोज सरफेस के अंदर कोई भी चार्ज इनक्लोज है? चार्ज तो यहाँ रखा है, एक चार्ज यहाँ रखा है। इस सरफेस के अंदर कोई चार्ज इनक्लोज नहीं था, कोई चार्ज इनक्लोज नहीं है। इसका मतलब क्यू इनक्लोज जीरो, तो भी फ्लक्स जीरो ही आना चाहिए। और यहाँ से भी आप देख लीजिए, जितना एंटर कर रहा है उतना ही एग्जिट, तो भी नेट फ्लक्स जीरो। तो इसको इससे समझ लीजिए या इससे समझ लीजिए। तो यहाँ पे आप देखिए हमारे पास एक सिंगल चार्ज के कारण, दोनों चार्ज नहीं लिए, सिर्फ ये पॉजिटिव चार्ज लिया था, हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ रहा है क्लोज सरफेस से। लेकिन अगर हम यही चीज़ एक मैग्नेटिक डाइपोल के लिए देखें तो मैग्नेटिक डाइपोल एक क्लोज लूप बनाएगा। क्लोज लूप बनाएगा मतलब ये एक बार मैग्नेट हो गया है, इस तरफ उसका साउथ है, इस तरफ नॉर्थ है। तो नॉर्थ के लिए तो आउटसाइड में रहेंगी, नॉर्थ टू साउथ, और इनसाइड में साउथ टू नॉर्थ। आउटसाइड नॉर्थ टू साउथ, इनसाइड साउथ टू नॉर्थ। जहाँ पे आप कितने भी फील्ड लाइंस बना लीजिए वो सब क्लोज लूप्स बनाएंगी और कट नहीं करती हैं, ध्यान रखेंगे आप। ये सब ऐसे जाएंगी। अब आप देखिए, आप कहीं पे भी आप कोई भी क्लोज एरिया मान लीजिए, यहाँ मान लीजिए, जब हमने इस पे माना था तो नेट फ्लक्स नॉन जीरो था। इस पे आप मानिए जितने फील्ड लाइंस एंटर कर रही हैं उतनी ही फील्ड लाइंस एग्जिट भी कर रही हैं, तो नेट फ्लक्स जीरो बनेगा। आप किसी भी पॉइंट पे कहीं सरफेस ड्रॉ कर लीजिए, आप यहाँ कर लीजिए,
इस क्लोज सरफेस में जितनी ये एंटर कर रही है उतनी ही एग्जिट कर रही है। तो नेट फ्लक्स और नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज जीरो। किसी भी क्लोज सरफेस से नेट मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू जीरो मिलेगी और यही हमारे पास गोज लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक्स कहता है। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अब यहाँ से हमें ये पता चला कि जो मैग्नेटिक फील्ड या एक मैग्नेट होता है वो कभी भी सिंगल पोल में एग्जिस्ट नहीं करता, हमेशा डाईपोल में एग्जिस्ट करेगा। क्योंकि सिंगल पोल में अगर एग्जिस्ट करता तो भाई एक पोल से निकल रही हैं तो दूसरे में एंटर कर रही हैं। जैसे यहाँ नॉर्थ से निकली साउथ में एंटर किया। अगर एक सिंगल पोल एग्जिस्ट करता तो उस सिंगल पोल से केवल, अगर नॉर्थ सिंगल एग्जिस्ट करता तो नॉर्थ से केवल बाहर निकलती, और केवल बाहर निकलती तो वहाँ नेट मैग्नेटिक फ्लक्स नॉन जीरो आता। अगर केवल साउथ मिलता तो उस साउथ के लिए एंटर कर रही हैं तो वहाँ केवल एंटर करती तो वहाँ फिर नेट मैग्नेटिक फ्लक्स नॉन जीरो बनता। लेकिन यहाँ आप किसी भी कंडीशन में किसी भी मैग्नेट के लिए एक क्लोज सरफेस में से जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटर करेंगे उतने ही एग्जिट करेंगे। तो हर क्लोज सरफेस के लिए नेट मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू जीरो रहेगी। सो यहाँ से हमें ये पता चला कि सिंगल ना साउथ पोल एग्जिस्ट कर सकता है ना नॉर्थ पोल एग्जिस्ट कर सकता है, हमेशा यहाँ दोनों एक साथ एग्जिस्ट करेंगे। आप देखो, अगर ये नॉर्थ पोल अकेला एग्जिस्ट करता, साउथ होता ही नहीं, तो ये जो साउथ से नॉर्थ जा रही हैं ये जाती ही नहीं, सिर्फ ये निकल रही हैं बाहर, एंटर तो कुछ करता ही नहीं। लेकिन साउथ हमेशा साथ रहेगा तो इसके लिए भेजता भी रहेगा, जो निकल रही हैं उनको एंटर भी साउथ कराता रहेगा, तभी नेट मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो हो सकता है। इसका मतलब मैग्नेट के लिए सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट एक मैग्नेटिक डाइपोल रहेगा। इट मीन्स फ्रॉम दिस we can say that मैग्नेटिक मोनोपोल्स, मतलब सिंगल पोल में कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा। मैग्नेटिक मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट एंड द सिंपलेस्ट, सबसे बेसिक जो एलिमेंट रहेगा मैग्नेटिक का, सिंपलेस्ट मैग्नेटिक एलिमेंट इज मैग्नेटिक डाइपोल। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सबसे स्मॉलेस्ट और सिंपलेस्ट एलिमेंट होता है एक चार्ज, वो पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी, उसके बाद हम दोनों को मिलाते हैं तो डाइपोल बनता है, वो नेक्स्ट स्टेप है। लेकिन यहाँ हमारा फर्स्ट स्टेप ही होता है मैग्नेटिक डाइपोल। सो यहाँ सबसे स्मॉलेस्ट या सिंपलेस्ट मैग्नेटिक एलिमेंट जो मिलेगा वो मैग्नेटिक डाइपोल है, क्योंकि मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ये इम्पोर्टेंट है बहुत ही, इस रिजल्ट को आप ध्यान रखेंगे कि ये डाइपोल है, उसी के कारण नेट मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो है। अगर सिंगल पोल एग्जिस्ट करता तो हमें कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड नॉन जीरो मिलना चाहिए था, लेकिन यहाँ डाइपोल है तो एक के लिए अगर एग्जिट करती है तो दूसरे के कारण एंटर करती रहेंगी, तो नेट मैग्नेटिक फ्लक्स किसी भी क्लोज सरफेस के लिए जीरो बनेगा। ये इस गोज लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक्स की स्टेटमेंट है। सो इसे आप ध्यान रखेंगे। ये था आज का हमारा लेक्चर, इसको आप करिए। और अगर मैं इस चीज़ को ऐसे दिखाना चाहूँ कि मान लीजिए कि एक क्लोज सरफेस है, इस क्लोज सरफेस पे हमने एक स्मॉल एलिमेंट मान लिया, बहुत स्मॉल एलिमेंट जिसका एरिया है ds, तो इस ds का यूनिट वेक्टर डॉट हटेगा थीटा आएगा। थीटा इज द एंगल बिटवीन एरिया यूनिट वेक्टर
एंड मैग्नेटिक फील्ड, मान लो मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से हमने लगा रखा है, तो ये जो एंगल बन रहा है दिस इज द एंगल थीटा। ये स्मॉल था ds था, टोटल के लिए हम इंटीग्रेशन कर देंगे, लेकिन इस स्मॉल के लिए भी जीरो आएगा और टोटल के लिए भी जीरो ही आएगा मैग्नेटिक फ्लक्स। सो ये मैग्नेटोस्टैटिक्स में गोजला था, इसे आप करिए अच्छे से। ये आज का हमारा लेक्चर है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।